तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास कि कैसे हम करेंगे। तो आज मैं इसको करवा देती हूँ, फिर जो तुम्हारी कल वाली क्लास होगी ना, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप क्या कर लेना ना कि जितने भी बच्चे नए हैं वो आप अपने एडमिन से पूछ लेना कि कौन हमारे पास है, जिसको आप तो आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो आप वो अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में सब बच्चे, सिमरन अब ये होमवर्क ही है, सब बच्चे सब करके आएंगे क्या, फॉर्मूलाज की लिस्ट वन जो सिनॉप्टिक नोट्स थे। इन द नेक्स्ट क्लास वी पीपल आर गोइंग टू हैव द डिस्कशन ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेटा। ओके, तो आज की क्लास यस में हम मैम। करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन को करने से पहले हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वन हॉफ्स इक्वेशन। ये जो वन टॉप्स इक्वेशन है ना, पहली बात तो ये 11th क्लास की इक्वेशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की। यस इसमें मैम। होता है, इसको मैं कैपिटल के लिख देती हूँ। कैपिटल के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास। और वन टॉप इक्वेशन में यहाँ पे डेल्टा एच होता है, मतलब उसने ई ए को डेल्टा एच के बराबर लिया होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्या होता है, किसी रिएक्शन में बेटा कितनी हीट एब्सॉर्ब हुई है या कितनी हीट इवॉल्व हुई है, दैट इज कॉल्ड एज अ ईए। अब इस वाले में क्या होगा ना, के आपके पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ए है आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फैक्टर और ये है आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी। आर होता है आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी होता है यहाँ पे टेम्परेचर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में एक्चुअली में ये बताया गया है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है चेंज। वेरिएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे, k is equal to a e raised to power minus of ea by rt। ये वाली जो आपके पास इक्वेशन थी, इस वाली इक्वेशन में हम लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड। अप्लाइंग लॉग ln वाला लॉग टू द बेस e जो होता है वो नेचुरल लॉग है ऑन बोथ साइड्स। तो log of k is equal to log of a e raised to power minus ea by rt। अब ये दो चीजों का मल्टीप्लाई है ना, तो ये क्या बन जाएगा, log of a, मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, log of e raised to power माइनस ea by rt। log of a, आपको पता होगा कि log एंड e एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस ea by rt। दिस इज log of k। अब बेटा आप इसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ k1 is the rate constant at the temperature T1 and K2 is the rate constant at the temperature T2, तो आपके पास बन जाएगा ये log of K1
is equal to log of A minus of EA upon RT1. This is equation number 1. Second equation बन जाएगी log of K2 is equal to log of A minus of EA upon RT2, क्योंकि A तो सेम ही रहेगा. This is equation number 2. अब 1 minus 2 आप कर लोगे. मैं दोबारा से लिख देती हूँ इक्वेशन. Log of K1 is equal to log of A minus EA upon RT1. Log of K2 is equal to log of A minus EA upon RT2. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो ये क्या बन जाएगा log K1 माइनस log ऑफ K2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ प्लस वाला पहले लिख लेंगे, EA अपॉन RT2 माइनस EA अपॉन RT1. इसमें से EA को कॉमन ले लेंगे और R को कॉमन ले लेंगे. आगे आ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1. ये आपको मैंने पहले ही बताया कि log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n. K1/K2 और ये आ जाएगा EA अपॉन R 1/T2 माइनस 1/T1. अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपके पास जो वैल्यू है वो नेचुरल लॉग की है. नेचुरल लॉग तो लॉग टेबल में नहीं होता है ना, तो इसको हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बेटा ये जो ln होता है नेचुरल लॉग ऑफ x टू द बेस e, दिस इज 2.303 log ऑफ x, ये इसके बराबर होता है. तो ये हो जाएगा 2.303 log K2 by K1 is equal to EA upon R 1/T1 minus 1/T2. इसमें से आप इसको दूसरी साइड पे ले जा सकते हो. log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2. ठीक है. या अगर आप चाहो तो यू पीपल कैन टेक अ एलसीएम ऑल्सो. एलसीएम लेने का एक बेनिफिट क्या है कि आपको ये इस तरीके से याद रह जाएगा. एलसीएम T1 T2 आ जाएगा और यहाँ पे T2 माइनस T1 आ जाएगा. तो एलसीएम का बेनिफिट ये आ जाएगा कि आपको ये इक्वेशन याद रह जाएगी कि यहाँ पे भी T2 माइनस T1 था, यहाँ पे भी T2 माइनस T1 है. तो ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज अ आर्हीनियस इक्वेशन. मतलब बेसिकली वो इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1/K2 ही होता है. एक्चुअली फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो ही होता है. तो याद उसी से ही ये इक्वेशन डिराइव हुई है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ आर्हीनियस इक्वेशन. टर्म्स के मीनिंग मैं बता चुकी हूँ. आई वांट एवरीबॉडी टू राइट इट ऑन योर नोटबुक बिकॉज क्या होता है ना कि अब मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी तो फिर आपको आएगा नहीं अदरवाइज. ये हाँ जी, एवरीबॉडी नोटेड. Yes, ma'am.
अगर इस इक्वेशन को नोट कर मैम ली है, फर्स्ट स्लाइड शो करना। पिछली स्लाइड दिखाऊं? मैम फर्स्ट वाली। मैम कर लिया। ओके। अब इसमें आपके पास एक वो भी आती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने वाक्य में पढ़ी। उसमें आता है आपको लॉग ऑफ के वर्सेस टी का ग्राफ। अब आपके पास इक्वेशन क्या थी, देखो, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो लॉग ऑफ k क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी, 1/t में होता है। तो अगर आप ग्राफ, इसको पहले इलस्ट्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये y है, इसमें से एम एक्स कर लेते हैं प्लस सी। मतलब अगर y एक्सिस की तरफ हम लॉग ऑफ k प्लॉट करें और x एक्सिस की तरफ हम 1/t प्लॉट करें, तो आपके पास ऐसी ग्राफ आएगी। इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, जिसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ ई ए बाई आर। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर। और इसकी जो आपके पास इंटरसेप्ट होगी लॉग ऑफ ए के बराबर होगी। ठीक है, ए इसमें कंसंट्रेशन नहीं है, ए है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इज दैट क्लियर? यस मैम। एक यस ग्राफ हम लॉग के और टी में भी लेके देखते हैं। सेकेंड इज द लॉग के वर्सेस टी ग्राफ। अब इसमें देखो k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी है। अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t है। ठीक है, अब हम ग्राफ किस में बनाना चाह रहे हैं? टी में बनाना चाह रहे हैं। यानी कि ये तुम्हारा y होगा, ये ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर, ये 1/x होगा, है ना? क्योंकि आप y और x में ग्राफ बनाना चाह रहे हो, तो x तो नीचे है। समझ आ रही है बात? टीम में बनाना चाह रहे हैं ना, 1/t में नहीं बनाना चाह रहे। ठीक है, तो x को अगर ऊपर ले जाएं हम, तो क्या बन जाएगा? x की पावर -1 बन जाएगा। a ई रेज टू पावर, अब ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगी, ई ए बाई आर इंटू एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब y का कुछ ऐसा ग्राफ आ गया, y इज इक्वल टू प्लस समथिंग कांस्टेंट फैक्टर। ये तो कांस्टेंट है ना, ये वाली चीज क्या है? कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर सम कांस्टेंट फैक्टर इनटू x। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या है ये? एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनाते कैसे हैं? अगर मेरे पास ये x है, ये y है, एक्स वाई हमने किसको सपोज किया ये भी देख लो। y k है और x हमारा t है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर है और यहाँ पे हमारा अगर क्या है, k है, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ एसिम्प्टोटिक होता है एक्स एक्सेस के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है कि उसे इन्फिनिटी में जाके मिलता है। अच्छा, आप मुझे जर्नल में बताओ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे के घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑब्वियसली रिएक्शन का रेट क्या होता है? बढ़ता फास्ट होता है ना, स्लो बढ़ता। तो नहीं होता है। ठीक है, तो आपके पास ये टेम्परेचर के बढ़ाने से के की वैल्यू बढ़ती है। तो बढ़ती है वाला ग्राफ कैसे आना चाहिए?
बढ़ती है ग्राफ वाला, मतलब दिस इज अ, एक तो ये ग्राफ यस मैम। इट इज वन ग्राफ, एक तो ये ग्राफ है। अब जैसे जैसे x है ना, x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं एसिम्प्टोटिक ग्राफ। एक ये ग्राफ है और एक ये है, वो घटते वाला हो गया। ये अब ये वाला जो क्वेश्चन है टेम्परेचर नेगेटिव, टेम्परेचर नेगेटिव थ्योरेटिकली तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ग्राफ में ना इतना पोर्शन दिखाते ही नहीं है, हम सिर्फ इतना सा पोर्शन बता देते हैं। ये एक्चुअली में देखने में आपको स्ट्रेट लाइन लग रही है, पर ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये ऐसी ना कर्व सी लाइन है, मतलब ये ग्राफ शुरू से ऐसे चल के आता है ऐसे। ठीक है, तो आप अगर इतने वाले पोर्शन को मैं रेड मार्क कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन नहीं भी बना रहे हो तो ये वाला पोर्शन आपके पास इंक्रीज शो करेगा, तो पेपर में या तो वो कंप्लीट भी दे सकता है या इतना भी दे सकता है। पर आपने जैसे अभी आंसर दिया, मुझे इतना दिमाग लगाना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ता है तो घटते वाला ग्राफ टिक नहीं करते हैं। अच्छा चलो रुको, मैं दो ग्राफ बनाती हूँ, तुम उनमें से बताना स्ट्रेट लाइन कौन सी है। रुको आप वेट, एक मैंने ये ग्राफ बनाया, और एक मैंने ये ग्राफ बनाया। आप मुझे इन दोनों ग्राफ में से बताओ, अगर मैं इसका हाफ पोर्शन आपको ना दिखाऊं तो कौन से में टी ग्रेटर देन टेम्परेचर है और कौन से में टी लेस, सॉरी किस में टी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है और किस में घट रहा है? बताइए। इन दोनों में ही हो रहा फर्स्ट वाले में बढ़ है मैम, सेकंड फर्स्ट वाले वाले में बढ़ रहा है टी ये के साथ। डिक्रीजिंग है, फर्स्ट में टेम्परेचर ये है अब फर्स्ट सेकंड तो खैर मैंने लिखा नहीं है ना, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है, ये घट रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वाला नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, तो इसका इधर वाला पोर्शन हमने रब कर देना, तो ये वाला पोर्शन बस आएगा, तो ऐसे बना लेना। देखने में आपको किताबों में कई जगह स्ट्रेट लाइन लगेगा, पर स्ट्रेट लाइन है नहीं है। ठीक है जी, कर लोगे दोनों टाइप के ग्राफ? यस मैम। ओके नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? आप ये सोचो ना कि जैसे जैसे जब आपके पास ज्यादा कंसंट्रेशन होती है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में तो सिर्फ वही होता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यस होता ही नहीं है, तो उस टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होती है। या आप ऐसे ले सकते हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना? तो जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रिएक्शन का रेट होगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे रेट घटता जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि द रेट ऑफ द रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant as at the start of the reaction concentration of reactant is high, so the rate of reaction is also high
at the start of reaction. As the reaction proceed, concentration of the reactants goes on increasing so as the rate of reaction. ठीक है, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन का इफेक्ट आ जाएगा. सेकेंड इज मैम एक मिनट पीछे वाली स्लाइड शो करना. थैंक यू मैम, कर लिया. ओके. मैम 1 मिनट रुकना. ठीक है. मैम हो गया. नेक्स्ट इज अ सरफेस एरिया. देखो सरफेस एरिया के बिना रिएक्शन का रेट या स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप एक प्लेन पेपर ले लो, प्लेन पेपर को आप जलाओ तो वो जल्दी जल जाएगा. आप पेपर की बॉल बना लो, उसको जलाओ तो उसमें टाइम लगेगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो वहां पे भी थी. अब प्लेन पेपर के ऊपर सरफेस एरिया ज्यादा है तो बड़े आराम से वो आग पकड़ लेता है. ठीक है, तो सरफेस एरिया से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आप बोलोगे the rate of the reaction is directly proportional to surface area of the reactant. More is the surface area of reactant, more will be the active sites. एक्टिव साइड मतलब जहां पे रिएक्शन हो सकता है. अवेलेबल फॉर द रिएक्शन टू अकर. रिएक्शन टू अकर. ठीक है, तो इसलिए रेट भी ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा. थर्ड फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर सेम उसकी बात है, सब्सटेंस की बात है, तो आपको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल में वीक फोर्सेस होती हैं. बड़े आराम से आप गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर सकते हो और उस केस में रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी. और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएटेड होते हैं, उसमें स्पीड कम होगी. और सॉलिड के केस में सबसे कम होगी. तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट से कैसे रिलेट करोगे कि द गैसेस react at high rate as less forces of interaction
present between their molecules. But comparatively, in the case of solids and the liquids, rate of reaction is slow. तो ये हो गया आपका थर्ड फैक्टर. द फोर्थ फैक्टर इज द मैम स्लाइड शो करना. मैम कर लिया. फोर्थ है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. कई बार क्या होता है कि चाहे फिजिकल स्टेट सेम भी हो, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स भी बहुत अफेक्ट डालती है रिएक्शन की स्पीड पे. जैसे आपको देखने में लग रहा होगा कि दोनों रिएक्शन एक जैसे हैं. NO plus O gives NO2 और CO plus O gives CO2. अब एक रिएक्शन इनमें से फास्ट है और एक रिएक्शन इनमें से स्लो है. और उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या रीजन वर्क करता है? उसके पीछे रीजन ये वर्क करता है कि रिएक्शन की रेट, रिएक्शन की रिएक्टेंट की नेचर कैसी है. अब हो सकता है N और O में कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छे से हो सकता हो, C और O में अच्छे से नहीं होता. नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करती है. ठीक है. फिफ्थ फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऊपर वालों में से तो चलो कोई इतना नहीं पूछता, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. किसी रिएक्शन की रेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है. मैं ना इसके लिए ना आपको एक ग्राफ बनाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे. वो पहले आप ग्राफ नोट करो, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, बिकॉज ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. Over to this side we have to take the energy, and this side is the progress of reaction. Progress of reaction can also be called as a reaction coordinate. तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ आता है. पहले आप ये नोट करो, फिर मैं बताती हूँ क्या क्या है. लिखने में तुम्हें टाइम लगेगा. इतना बनाओ पहले.
डन बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छा बाकी भी कंप्लीट कर दो, ले लो 1 मिनट और। चलो अब इसमें कौन कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है और इसका क्या मीनिंग है। ER का मतलब होता है इसमें एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और EP का मतलब होता है इसमें एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। EA का मतलब होता है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी। TE का इसमें मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। T1 T2 तो पता है आपको टेम्परेचर होंगे। अब इसमें जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ये वो एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में बनाने के लिए। आप देखो रिएक्टेंट यहाँ है, प्रोडक्ट कम है, तो इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो प्रोडक्ट की कम हो तो वो एंडोथर्मिक का रिएक्शन होता है। मतलब प्रोडक्ट की ज्यादा हो रिएक्टेंट की कम हो, इससे रिवर्स हो, मतलब ये का ऊपर उठी हो। तो ये मिनिमम एनर्जी होती है, दिस इज अ मिनिमम एनर्जी required by reactant to convert into product। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। अब इसमें से देखो ER उनके पास है, EA हम उन्हें देते हैं, तो EA एक्चुअली में किसके बराबर हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के। ये एक्सेस एनर्जी है जो उनको सप्लाई की जाती है। जैसे आपके पास कुछ केमिस्ट्री थी, कुछ केमिस्ट्री हमने आपको सप्लाई कर दी ताकि आप पेपर पास कर लो, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होती है, कोई बात नहीं, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ना वो ना तो पूरी तरह से रिएक्टेंट होती है और ना पूरी तरह से प्रोडक्ट होती है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है। तो ये इसका है। अब देखो जब टेम्परेचर T1 था ना तो इतनी एनर्जी थी और ये ग्राफ था, तो इसमें आप लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस T2 टेम्परेचर ग्रेटर देन है T1 से, और T2 टेम्परेचर T1 से 10 डिग्री केल्विन ज्यादा है, ठीक है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन आया वो आया कर्व शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई। दूसरा चेंज जो आया वो ये है कि ये एरिया डबल हो गया। पहले इतने प्रोडक्ट बन के निकल रहे थे, अब व्हाइट कलर वाला ये डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो एरिया अंडर द प्रोडक्ट कर्व डबल्ड, एरिया अंडर द प्रोडक्ट कर्व डबल्ड, प्रोडक्ट कर्व डबल मतलब डबल आपके पास आ गए हैं प्रोडक्ट बन के। अब देखो अगर मैंने रेट कैलकुलेट किया के एट द टेम्परेचर T2 जो कि 10 डिग्री केल्विन ज्यादा था, और डिवाइडेड बाय के जो कि T1 टेम्परेचर पे था, इसको T1 ले लेते हैं, इसको T1 + 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर आया 2 to 3 के बीच में। तो इसके लिए एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट देती है कि रेट ऑफ एवरी रिएक्शन become almost double
become almost double for 10 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन कुछ भी rise in temperature। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। और रिएक्शन का रेट डबल क्यों हो जाता है? बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे जाएगी? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। यानी कि इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी अब उससे कम एनर्जी चाहिए। ई ए डैश क्या है? ई ए डैश लेस देन है ई ए से। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कम चाहिए। अब इसका मतलब है रिएक्शन स्पीड से होगा। ठीक है, पहली बात तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, kinetic energy of the molecules increases, so rate of reaction increases। इसलिए जो rate of reaction है वो भी increase हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास explanation है इसकी कि टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि क्या क्या इसमें चीजें क्या क्या होती है। अब प्रेशर का और यू कैन से वॉल्यूम का हम इफेक्ट नहीं लेते हैं क्योंकि प्रेशर के साथ ही वॉल्यूम कनेक्टेड है। प्रेशर घटेगा बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। उसका हम इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि जो आपका प्रेशर होता है ना वो गैसीय स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। सॉलिड एंड लिक्विड को हम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, इसलिए वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर वाला हम छोड़ के चलेंगे। मैम प्रीवियस स्लाइड निकालना। इस पे तो मैंने कुछ लिखा नहीं था ना क्योंकि ग्राफ इस पे आता नहीं। मैम डन। ओके चलो, ये तो हो गया आपका इसका प्रोग्राम केमिकल काइनेटिक्स का, आरहीडीएस इक्वेशन का एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अब ना कुछ एक दो टॉपिक हैं जो वैसे एक्चुअली दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, पर वो पिछले वाली इक्वेशन को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसका सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में तो चाहे ना पूछे, बट उसमें पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव में। हमारे पास एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड एज अ कलीजन थ्योरी। कलीजन थ्योरी ना ये बैकग्राउंड सेट करती है कि रिएक्शन होता कैसे है, रिएक्शन के होने के पीछे है क्या। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, every chemical reaction to take place, there must be collision between the reactant particles। सबसे पहली बात, रिएक्शन होता ही तब है कि जब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में कोलिजन होता है। देयर मस्ट बी द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स। और सेकंड पॉइंट है all the collisions are not effective in forming the products। अब सारे बच्चे तैयारी करते हैं तो सारे थोड़ा इंजीनियर बन जाते हैं टॉप लेवल के। जिन्होंने एक पर्टिकुलर मेहनत की होती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन से स्ट्रेटेजी से चले होते हैं, वही बन पाते हैं ना। अब देखो कितने लोगों की भीड़ में से तुम आगे आए हो, सारे नहीं यहाँ पे आके बैठ गए। तो कह रहा है ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट्स। those collisions which form the products, which actually form the products,
are called as effective collisions. Are called as effective collisions. And next, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स क्या क्या दो चीजें होनी चाहिए, ये फिर इस ग्राफ से भी झलकता है. फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स reactant molecules must have क्या क्या होना चाहिए reactant molecules के पास? मिनिमम थ्रेशहोल्ड एनर्जी, मतलब उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए. सेकेंड इज प्रॉपर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं करा होगा तो फिर कैसे प्रोडक्ट बनेगा. NO में O को जो ऐड करना है NO2 बनना है, तो अगर O के साथ यू कैन से जुड़ जाएगा तो फिर N अलग हो जाएगा. मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन भी तो चाहिए ना कि किस एटम को किस एटम के साथ कोलाइड करना है और उसकी मिनिमम थ्रेशहोल्ड एनर्जी. तो ये 3 पॉइंट इसने कहे थे, तो ये मैंने जनरली वैसे ही बता दिया, इसका आएगा कुछ नहीं आपको. एक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इसका थोड़ा सा जेई में पूछा हुआ है तो बता देती हूँ. एक्टिवेटेड आर्हीनियस की है ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये काम कहती है कि रिएक्टेंट जो ए है ना, पहले आपके पास कंबाइन करता है सब, जैसे कैटालिस्ट ले लो या कुछ भी ले लो, सबस्ट्रेट ले लो, तो पहले वो कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, या आप पी ही ले लो, पी ले लो चलो. तो ए बी के साथ कंबाइन किया तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बन गया, इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में होता है. अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है तो बैकवर्ड का K-1 होगा. ठीक है, अब ये स्टेप रिएक्शन का स्लो स्टेप है. ठीक, इस पे जगह नहीं है अभी. चलो ये इक्विलिब्रियम आ गया. अब उसके बाद AB में जो इक्विलिब्रियम में ये बना था ना, ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास प्रोडक्ट में. मतलब पहले आपके पास बन जाता है कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स और उसके बाद ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देते हैं. और रेट ऑफ जो रिएक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके. तो यानी कि सेकंड वाला स्लो स्टेप होगा. इसमें ना काफी क्वेश्चन मैकेनिज्म के भी आते हैं. तो अगर किसी रिएक्शन के 3 स्टेप हैं, मान लो आप एक फैक्ट्री की एग्जांपल ले लो ना. एक फैक्ट्री में साइकिल बनते हैं, उसमें एक दिन में 400 व्हील बनते हैं, एक दिन में 1000 हैंडल बनता है, एक दिन में 1000 सीट्स बनती हैं, पर जो बेल है लगाने वाली वो एक दिन में 50 बनती हैं. तो एक दिन में एक फैक्ट्री में से कितने साइकिल मिलके बाहर आएंगे निकल के, तो 50 आएंगे. तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो किसी रिएक्शन की स्पीड को डिटरमिन करता है. तो कई बार वो आपको हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म दे देगा, 2-2, 3-3 लिखे हुए स्टेप्स. तो उसमें से हमेशा याद रखो कि स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, slowest step of the reaction is the rate determining step. किसी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग. मतलब उससे हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. जितना थ्योरेटिकली पढ़ाने वाला था या साथ साथ हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं वो मैंने करवा दिया है. मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है. अब जो इसका बाकी है दैट इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स में से कभी भी आपको ऐसा नहीं आता है कि हाँ आप इसकी थ्योरी लिखाओ. फिजिकल के मैक्सिमम चैप्टर्स आपको पता ही है कि उन सब में क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है. लेट्स प्रैक्टिस वन ऑफ द 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ योर, क्या कहते हो उसे तुम, दिस वन आर्हीनियस इक्वेशन है ना. यस मैम. यस मैम. होप सो कि सबने अपनी कॉपी पे लिखी हुई है. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है. जो नए बच्चे हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी. दे माइट फेस सम ऑफ द डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज
थोड़ा पहले वाला नहीं पढ़ा है, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि whosoever इज अ कोऑर्डिनेटर फॉर योर क्लासेस, यू कैन आस्क देम कि हमें वो बता दो इसकी चैप्टर की रिकॉर्डिंग कहाँ है, क्योंकि जब किसी चैप्टर को शुरू से सुन रहे होते हैं ना, तो उस चैप्टर का पेस अलग होता है, और अगर किसी रिएक्शन को भी और इसको भी हम बीच में से उठाते हैं तो फिर वैसा कनेक्शन नहीं बन पाता है, और वो आप बहुत अच्छे से समझते हो. इट इज गुड, देर इज नेवर टू लेट, बट थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. यस अब मैम. इक्वेशन सबके पास है, तो ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. चलिए कीजिए. आपको जो लॉग की वैल्यू पूछनी है वो आप मेरे से पूछ लेना. वैसे तो आपको आंसर ना लॉग के का ही आप निकाल के मुझे दे दो, बस इसका आंसर निकाल दो, बाकी मैं कन्वर्ट करके आपको खुद दे दूंगी, या फिर लॉग टेबल में होगा.
शुरू होने से पहले हाँ जी, नोबडी टोल्ड द आंसर भाई, क्या आंसर आ रहा है? मेरे पास तो जो आपने कैसे किया है, कोई अनम्यूटेड है, म्यूट करो। एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 100 किलो जूल पर मोल। अब किलो जूल्स में तो आंसर नहीं चलेगा, तो आपका आंसर आएगा 100 इंटू 1000 जूल पर मोल। तो ये बन जाएगा 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू दी हुई है 10 पर मोलर पर सेकेंड। ठीक है जी, उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है 300। अब लॉग ऑफ ए अगर करेंगे तो ये लॉग ऑफ 2.3 आ जाएगा। ए 10 है ना, 2.3 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। नेचुरल लॉग है ना, तो आपको इसको सिंपल लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो लॉग ऑफ अगर 10 करेंगे ना तो ये 2.3 के करीब आता है। वो आपको पता ही है लॉग 10। अगर किसी को ऐसे करना नहीं आता तो इसको ऐसे कर लो ना, 2.303 LOG ऑफ ए है, तो 2.303 LOG ऑफ 10 आ जाएगा। तो log ऑफ 10 1 होता है आपके पास। ठीक है, तो ये 2.303 उसने अप्रोक्सीमेटली 2.3 लिख दिया इसको, बस दैट्स इट, इतना सा गेम किया। टेम्परेचर 300 है। अब इसमें आपकी कैलकुलेशन में क्या आएगा, log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस e रेज टू पावर माइनस ea बाय RT। तो log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a तुमने निकाल लिया 2.303, e रेज टू पावर माइनस ea की कितनी वैल्यू निकाली है, 100,000 1 लाख डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू टेम्परेचर 300। ठीक है, ये कैलकुलेशन बैठेगी तो मुझे इतना भी बता देते ना कैलकुलेट करके, तो नो प्रॉब्लम। तो e की पावर आ जाएगी -1000। तो ये आपके पास 3 zeros आ जाएंगी, 3 में से 2 यहाँ कट कर लो। ठीक है, 3 4 5, तो 2 यहाँ कट कर ली तो एक बचा 831.4। तो ये वाला जो मैथमेटिकल फैक्टर है ना, ये कैलकुलेट करके e की पावर माइनस में, ये आपको देगा क्वेश्चन में, डोंट वरी, ये आता है 40.1। तो अब ये इस तरीके से -37.8 आता है। तो ये वाला फैक्टर आपको वो देगा क्वेश्चन में, बाकी आपको करना पड़ेगा। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला ऐसा क्वेश्चन तो देखो आपको नहीं आता है ज्यादा क्वेश्चन आपको T1 T2 K1 K2 वाला आता है। ये तो पहली एग्जांपल दे रखी थी तो मैंने करा दी, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। e की पावर में जितना भी तुम्हारा x वगैरह फैक्टर आएगा वो कुछ देगा कि इसकी वैल्यू आई है, वो वहां पे रखनी होगी। ठीक है, तो आपको इतना ही कैलकुलेट करवाता है, मैक्सिमम जेई में भी इतना ही कैलकुलेट कराता है। कोई तुम्हें वहां पे नहीं बोलेगा एक्सपोनेंशियल ले लो या कुछ ही बोलेगा तो फिर आपको वैल्यू दी होगी उसकी। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट है। आई जस्ट वांट की प्रैक्टिस इसकी तभी हो पाएगी जब आप लोग क्या करोगे, इसके फॉर्मूले Learn. फॉर्मूले लर्न करेंगे तभी हो पाएगा। अभी कल भी है मेरी आपके साथ क्लास,
ठीक है, कल की क्लास में नया चैप्टर शुरू करवा दूं, अगली क्लास में करवाऊं इसकी प्रैक्टिस, बताओ कल मैम तक लर्न हो क्वेश्चन जाएंगे? प्रैक्टिस यस अगर कल तक लर्न हो जाएंगे तो मैं तो कल प्रैक्टिस करा दूंगी, नहीं तो अगर तुम्हें नहीं कल तक लर्न हो गए तो फिर मैं सैटरडे की क्लास में प्रैक्टिस करा दूंगी। कैसे करना है बोलो? मैम कल तक सैटरडे की क्लास हाँ मैं भी यही सोच रही थी, सैटरडे को सैटरडे की करें क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हैं। कल यस नया मैम चैप्टर शुरू कर लेंगे। नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा देती हूँ, फिजिकल तो मेरे ख्याल से आपकी कंप्लीट है। यस मैम फिजिकल में क्या चैप्टर है? सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट तो इस बार तो कट ही गया है वैसे, फिर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बाद केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके केमिकल काइनेटिक्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है दोनों, बाकी सॉलिड इजी वो है, हो जाएगा जल्दी आपसे। अब उसके बाद इसमें और कोई फिजिकल में चैप्टर ही नहीं है। बाकी इनऑर्गेनिक के आपका एस पी कर, पी तो है, एस तो है नहीं इस बार, पी कर चुके हो, डीएफ कर चुके हो, तो मैं कोऑर्डिनेशन करवा देती हूँ क्योंकि डीएफ अभी आपका कंप्लीट हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद विल बी बैक टू ऑर्गेनिक, बस फिर 12th कंप्लीट है। यस मैम कल न्यू चैप्टर करेंगे तो एवरीबडी मस्ट बी रेडी, एंड जो न्यू यस मैम स्टूडेंट्स है वो भी रेडी होंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम चलो, तो अभी ऐसा करते हैं, मैं किसी को बना देती हूँ होस्ट, किसको बना दे बताओ?